Hello friends. Welcome to Achievers Junction. Follow us on Facebook page. Like, share and subscribe us on YouTube. Follow us on Instagram. Coming live in few seconds. नमस्कार। भोजपुरी डायरी के इस मंच पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। भोजपुरी डायरी लेकर हम लोग इसी तरह हर रविवार को 8:30 बजे आएंगे। अचीवर्स जंक्शन के इस मंच पर भोजपुरी डायरी का हम लोगों ने की शुरुआत हम लोगों ने की है और इस भोजपुरी डायरी में हम लोग बातें करेंगे भोजपुरी साहित्य के, भोजपुरी साहित्य से जुड़े मुद्दों की और भोजपुरी साहित्यकारों से। हर बार हम लोग भोजपुरी साहित्यकारों को लेकर आपके पास आएंगे और भोजपुरी साहित्य से जुड़े हुए मुद्दों से हम सब आपकी बात करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं फिर एक बार अपनी टीम की ओर से आपको भोजपुरी डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आप दिल थाम कर बैठिए, आपके पास एक से एक भोजपुरी साहित्य के सितारे आएंगे। हम आपको उनसे मिलवाएंगे, ढेर सारी बातें करवाएंगे और कुछ सुलझे, अनसुलझे, छिपे, खुले बहुत सारे रहस्यों का खुलासा भी करेंगे। आपसे ढेर सारी यादों को भी उनसे साझा करवाएंगे। आप बने तो रहिए। तो सबसे पहले मेरे दर्शकों की इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग सबसे पहले अपने चैनल को शेयर कर दें ताकि और भी लोग, आपके दोस्त, हमारी टीम ने जो मेहनत की है, हम लोग भोजपुरी साहित्य के लिए जितना कुछ कर रहे हैं, ये सब और लोगों तक बात पहुंचे, और लोगों तक यह पहुंचे कि भाषा में कितनी ताकत होती है, और लोगों तक यह बात पहुंचे कि भोजपुरी भाषा की ताकत पूरे देश और देश से बाहर अपनी रोशनी फैला रही है। लेकिन आज इसको आपके सपोर्ट की, आपके सहायता की जरूरत है। आप शेयर कर दीजिए और आपका पुनः भोजपुरी डायरी में बहुत बहुत अभिनंदन है। भोजपुरी डायरी के आज के पन्ने पर आपने शेयर किया ना, लाइक किया ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं, आज की बात करते हैं। आज की इस भोजपुरी डायरी के आज के इस पन्ने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताती चलूं कि आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस विषय पर हम लोग आज एक साहित्यकार से ढेर सारी चर्चा करने वाले हैं, वह विषय है भोजपुरी महाकाव्य की विकास यात्रा। भारी भरकम विषय है, तो साहित्यकार क्यों हल्का रहे? साहित्यकार का भी बहुत भारी भरकम हमारे पास आ रहे हैं। महाकाव्य पर बात करने के लिए यूं ही कैसे किसी को बुला लिया जाए, तो हमारे बीच में आ रहे हैं भोजपुरी साहित्य के एक महाकाव्यकार। भोजपुरी साहित्य के इस महाकाव्यकार से हम आपको मिलवाते हैं और इस महाकाव्यकार का नाम है श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष। श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है अशेष जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं भोजपुरी डायरी के आज के इस पन्ने पर। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम प्रणाम। वाह, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आपको भी प्रणाम और भोजपुरी डायरी के तमाम दर्शकों, श्रोताओं को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और नमन। आपकी इस खूबसूरत मुस्कुराहट से आज की सुबह बहुत हसीन हो गई और भोजपुरी के हमारे श्रोतागण जो दर्शक हैं, धन्यवाद चेहरे पर भी खुशी तैर गई होगी। तो आज की इस खूबसूरत सुबह को हम लोग आपके साथ मिलके और भी खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। हम लोग बातें करेंगे अशेष जी भोजपुरी महाकाव्य की विकास यात्रा की। तो जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को फिर एक बार कह देती हूँ, आप कृपया शेयर कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, महाकाव्य की बात है और हम चाहते हैं भोजपुरी डायरी
का यह मंच ये चाहता है कि ये भोजपुरी सभी साहित्य प्रेमियों के पास यह बात पहुंचे और सभी साहित्य प्रेमी भोजपुरी की शक्ति को पहचान सकें, इसकी ताकत को पहचान सकें और इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकें। शेयर किया ना आपने? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। शेयर किया ना आपने? तो सबसे पहले मैं आज के अपने अतिथि का जरा सा परिचय आपसे करवा देती हूँ। आज के हमारे अतिथि हैं श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष, भोजपुरी के एक जाने माने साहित्यकार। छिटपुट साहित्य लिखने में इनका उतना विश्वास नहीं है जितना गंभीर साहित्य लिखने में इनका विश्वास है। मैं बताती चलूं कि ये गोरखपुर के बेटे हैं। गोरखपुर भोजपुरी क्षेत्र का बहुत ही सम्मानीय एक जगह है। तो ये गोरखपुर के बेटे हैं और मैं आपको बताऊं कि ये एक चिंतक हैं, ये एक समालोचक हैं, ये इन्होंने कविता, कहानी, बहुत सारी चीजें लिखी। ये निरंतर रचनाशील हैं, लगातार लिख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि अपनी रचनाशीलता की निरंतरता के साथ अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी बड़े बड़े ग्रंथ, प्रबंध काव्य भी भोजपुरी साहित्य को सौंपते आ रहे हैं। कौन कहता है कि भोजपुरी साहित्य में ताकत नहीं है, इसकी मजबूती नहीं है? देखिए, बहुत सारे प्रबंध काव्य इन्होंने भोजपुरी साहित्य को सौंपा है। न केवल साहित्यिक बल्कि योग से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए साहित्य को भी इन्होंने भोजपुरी साहित्य को सौंपा है। इतने पहुंचे हुए साहित्यकार को मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। शेयर कर दीजिए। तो चलिए इनके बारे में जरा सी बात हम लोग जान जाएं कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रवचन भी देते हैं, अध्यात्म की व्याख्या भी करते हैं, राम कथा के व्याख्याता हैं। तो कुछ बातें इनसे हम लोग जानते हैं। अशेष जी, आपका बहुत बहुत पुनः अभिनंदन है श्रीमान। आप अपने करियर के बारे में जरा सी बातें बहुत अभिनंदन। आप अपने करियर के बारे में जरा सी बातें बताइए। संध्या जी, आपको सुन करके थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि ग्रेजुएशन करने नहीं आया था। माता पिता का इकलौता बेटा और एक योगी को, हठ योगी को खोजते हुए आया था। हमको पता चला था कि गुमनाम कोई योगी जमशेदपुर में इस लौह नदी में रहता है और उसको मैं ढूंढते ढूंढते में आया था। और संजोग से जमशेदपुर के लोग को न जानते हो, लेकिन मैंने ढूंढ लिया था। और बहुत कठोर थे और 4.5 साल में उनके साथ था। उस 4.5 साल की यात्रा में उन्होंने, हम एक तरह से 4 साल तो मैं मौन व्रत में था, केवल संडे को मैं बात करता था। अच्छा हुआ आज मैंने संडे को ही। और फिर कुछ घटनाएं घटी, शरीर में आध्यात्मिक घटना घटी। उसके बाद एक राम कथा फिर तरह से कहा कि फिर राम कथा यहाँ टाटा मोटर्स के तमाम अधिकारियों के माध्यम से होने लगा था। और उसी क्रम में इन्हीं के प्रेरणा से, नहीं आपको बीएड करना, यही रहना, आप तो शादीशुदा है, फिर कहा जाइएगा, कुछ ऐसा मोटिवेशन हुआ कि मैं फिर यहीं से आपके लोयला कॉलेज, बीएड लोयला कॉलेज से मैं बीएड किया। बहुत अच्छा। और जमशेदपुर में रहते हुए मैंने संस्कृत और हिंदी से हमने एमए किया। और फिर यहाँ आकर के हम शिक्षा निकेतन में हमने ज्वाइन कर लिया एक प्राध्यापक के रूप में। वह हम ऐसी घटना घटी कि प्राचार्य नहीं रहे, तो फिर हमें अतिरिक्त प्रभारी प्राचार्य का भी काम देखना पड़ा। फिलहाल अक्टूबर को मैं रिटायर हो गया हूँ और अभी तो पूर्ण रूप से आपकी सेवा में हूँ। बड़ा गौरवमयी आपका अतीत रहा है। आपने बहुत तरह की यात्राएं की हैं, न सिर्फ शिक्षण और पठन की यात्रा की है, बल्कि आपने अध्यात्म की भी यात्रा की है और जीवन के हर तरह के स्वाद को आपने चखा है। तो ये एक अच्छी बात है और यही बात आपकी रचनाओं में झलकती भी है। चलिए भोजपुरी साहित्य की रचनाओं के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करती हूँ। दर्शकों, आपने देखा ना मैंने किस नगीने को लेकर आपके पास आई हूँ। भोजपुरी साहित्य के किस तरह के एक सितारे को लेकर मैं आपके पास आई हूँ।
तो एक बार शेर बनता है, शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ती हूँ। तो आज की इस भोजपुरी डायरी में हम लोग एक नई कहानी लिखेंगे। भोजपुरी साहित्य में महाकाव्य की विकास यात्रा की कहानी हम लोग लिखेंगे और इस कहानी पर हस्ताक्षर करेंगे श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी। अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी के विषय में मैं बहुत कम बातें आपको बताई हूँ। इनके जीवन के रहस्य धीरे धीरे हम लोग खोलेंगे अभी आगे बढ़ेंगे। तो अशेष जी, आपसे आपने महाकाव्य की रचना की है, मुझे पता है। महाकाव्य क्या होता है, जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए। साधारण काव्य और महाकाव्य में क्या फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम लोग थोड़ा बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। संक्षेप में बताइए, क्योंकि महाकाव्य में संस्कृत के आचार्यों से लेकर के बहुत सारी परिभाषाएं, बिल्कुल हम संक्षेप में जी। महाकाव्य का मतलब हो गया जो अलौकिक है, इतना विराट, बहुत विशाल, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती, एक अनंतता का सूचक है महाशब्द। पहली बात। सही बात। अब इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि एक सृष्टि हमारे सामने है जिसको परमात्मा ने बनाया है, और इस सृष्टि में भी बहुत कुछ है। माने जड़ चेतन सबकी गणना किया जाए तो ये सारे जीव जंतु से लेकर के मनुष्य तक, मानवेतर प्राणी तक, फिर मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, ये अपने पर्व त्योहार हैं और उसके रीति रिवाज हैं, आस्था विश्वास हैं, ये तमाम चीजें हैं। फिर भी एक और बात है, ये जो संसार है ये दोष और गुण दोनों से युक्त है। अच्छा। तो एक जो कवि है वो इतना संवेदनशील है कि उसको ऐसा लगता है कि इस संसार में कुछ ऐसा है जो ग्राह्य नहीं है। वो उसको ऐसा लगता है इसमें दुख भी है, ये दुख उसको स्वीकार नहीं है, इसमें विषमता है, वैषम्य, तो दोष और अवगुण और इन्हीं सबको रचने का काम, ये सारी चीजों से जो इस सृष्टि के खिलाफ में वो एक अपने ढंग का वो सृजन करना चाहता है, एक नई सृष्टि करना चाहता है, ठीक विधाता के समकक्ष। क्या बात कही आपने। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो, हाँ, इसको आप समझने की कोशिश करिए, ये जो सृष्टि है इसका जो करता वो दिखाई नहीं देता है, उसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निर्विकार है, बिल्कुल निर्मल है, बहुत उदात्त चरित्र है उसका। तो ऐसी स्थिति में साहित्यकार जो है वो सोचता है कि हम भी एक ऐसे सृष्टि का निर्माण करें जहां कोई दुख न हो, जहां कोई पीड़ा न हो, प्रेम हो, करुणा हो, क्षमा हो, दया हो, समरसता का वातावरण हो, तमाम दोषों के बावजूद किसके अंदर उस सृष्टि का एक अपना जो निर्मल को भी साधना के माध्यम से उसी निर्मल चैतन्य के यानी चेतना के उच्चतम अवस्था पर उसको पहुंचना होगा, और तब जाकर के वो अपना एक केंद्रीय चरित्र ले आता है। वो जो केंद्रीय चरित्र है महाकाव्य का, वो भी बिल्कुल ईश्वर की तरह बिल्कुल निर्मल होगा, निर्विकार होगा, किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है महाकाव्य। और कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि वो हत्यारा है, चोर है, अपहरण करने वाला है, ऐसा व्यक्ति चाहे जितना महान हो जाए लेकिन वो महाकाव्य का नायक नहीं हो सकता। अच्छा। महाकाव्य का नायक हमेशा ईश्वर की तरह होता है। कि इसका नायक धीरोदात्त होना चाहिए, इसका नायक धीरोदात्त होना चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए और धीरोदात्त होना चाहिए। और जो बातें आपने कही कि जो बिल्कुल जो रचयिता होता है वो ईश्वर की रचयिता होता है, अनुकरण करता है। मुझे लगता है आप थोड़ा अरस्तु के अनुकरणवाद की ओर की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। तुलसीदास को आप देखिए, तुलसीदास एक कामुक व्यक्ति थे महाकाव्य लिखने से पहले, और इतने कामुक थे कि वो पत्नी से मिलने जाते हैं तो उनको नव और मुर्दा यानी 100 में फर्क नहीं दिखाई देता, रस्सी और सांप का अंतर नहीं समझ पाते हैं, बल्कि इतने कामांध चेतना है उनकी तुलसीदास की। तो उस तुलसीदास को फिर उस काम से राम तक की यात्रा करनी पड़ी। आप दूसरा उदाहरण आप यात्रा देख लीजिए, और मैं दस्यु प्रवृत्ति है रत्नाकर के रूप में महर्षि वाल्मीकि का। और मैं याद दिला दूं, ये यात्रा उनकी
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा, आपको मजा आएगा सुन करके, कि रत्नावली ने जिस तरह से डांटा उनको, हाँ हाँ उस तरह की डांट तो हम हमारे जैसे तमाम पति डेली सुनते हैं और डेली डांट खाते हैं, लेकिन तुलसी नहीं बनते हैं। लेकिन महाकाव्य नहीं लिख पाते और हैं। उनसे उनकी तुलना में कुछ ज्यादा ही डांट खाते हैं। लेकिन एक बात मैं लेकिन आप आपको बता देखेंगे दूं, कि आपने एक बात वाल्मीकि को बहुत आप देख अच्छी लीजिए। कही जी त्रिपाठी जी, कि महाकाव्य लिखने के लिए भले ही जी पत्नी की डांट की जरूरत हो, लेकिन जो बेसिक चीज है, जो फंडामेंटल तत्व जो है, वह है विराट दृष्टि और अलौकिक चेतना कवि में होनी चाहिए, जिसकी चर्चा आपने सबसे जी पहले की थी। जी, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। अगर हो कवि में, तो वो महाकाव्य नहीं, ये बहुत रचयिता जरूरी है। हो सकता है। हाँ नहीं, आप देखिए, जो धरती पर पहला महाकाव्य अवतरित हुआ, जी वो महर्षि वाल्मीकि का है। ये निसंदेह जी, सभी लोगों के द्वारा ये स्वीकृत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह हाँ नहीं। हाँ वो पहले डकैत थे, दस्युक प्रवृत्ति के थे। हाँ 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 फिर उनको दस्युक प्रवृत्ति से ऋषि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होने की तपस्या करनी पड़ी है हाँ उनको। हाँ और तब जाकर के वो घटना क्या घटती है, वो एक्चुअली होता क्या है, कि वो जो संपूर्ण सृष्टि है कि क्रौंचनी की जो पीड़ा है, वो महर्षि की अपनी पीड़ा बनती है। हाँ हाँ, सही सही सही। कवि को तो और पर जब काया तक प्रवेश ये करना अपनी होता पीड़ा है, नहीं बनेगी, उसकी पीड़ा बिल्कुल को कब होगा, भोगना वैसे पड़ता वो है, तो नहीं तब वो होता। इसलिए रचता पहली है। शर्त हाँ, है ये महाकाव्य की। जी जी जी, आपने बहुत सही कही। जी अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ, ये उसकी अच्छा शर्त है। आशीष जी, लॉकडाउन में कैसा महसूस कर रहे हैं? ज्यादा ही डांट पड़ रही है क्या? हेलो। लॉकडाउन में सभी लोग इतने विवश हैं, किसी को डांटने का भी एक तरह से कहे कि उनके पास शक्ति और एनर्जी ऊर्जा नहीं रह गई है। और अगर पढ़े भी तो इस कान से सुन के उस कान से निकाल दो, क्योंकि उपाय तो कुछ है नहीं। ये तो ये, तो हाँ, ये एक बात और, क्या ये हमारा चित्र आपको दिखाई दे रहा है हाँ संध्या जी? हाँ, यहाँ से आप लुप्त हो गई नहीं हैं। मैं लुप्त हो गई हूँ। मैं भी नहीं था, दिख रहा। दिख पा रही हूँ? नहीं, अभी नहीं। लगा दो नीचे, इसको भी लगाई दो। दिखाई नहीं। तो मैं, आप मुझे यदि सुन रहे हैं तो आप, हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि भोजपुरी में महाकाव्य क्या क्या लिखे गए हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करें। महाकाव्य जी रचना की परंपरा क्या रही है, आप इससे हमारे दर्शकों को जी थोड़ा परिचय करवाएं। और मैं इसके पहले अपने दर्शकों को फिर याद दिला दूं, आप शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत खास कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आई हूँ। देखिए संध्या जी, आप देख पा रहे हैं ना महाकाव्य मुझे? लेखन की परंपरा तो हमारे यहाँ बहुत दिखी। तो आप तो, हाँ, अभी आप आ गई इससे। ठीक ठीक ठीक। फिर चली गई आप। हेलो सर, हाँ इनको इनको बंद कर रहे हैं इसको? संध्या जी, बार बार आ जा रहे हैं। हेलो, पर कितना अच्छा ठीक है। हाँ। जी, बहुत आपकी आवाज में बहुत इको हो रहा है। किसकी आवाज में? आपकी आवाज में बहुत इको आ रहा है। लगातार दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी आवाज बहुत इको हो रहा है। एक बार ईयरफोन निकाल कर देखिए, उनकी वजह से, आशीष भैया की वजह से ये आवाज गूंज रहा है, इको हो रही है। अच्छा, इको हो और रही है। अजय भैया, आपके यहाँ कैमरे पर बार बार हाथ आ रहा हो, बार बार बीच में अंगुली नहीं करें। जी। स्क्रीन पर ये हो रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं।
हाँ, हेलो। भोजपुरी हाँ जी। साहित्य में महाकाव्य की परंपरा की चर्चा आप कीजिए। हमारे दर्शक उत्सुकता से बैठे हैं बात करने को। देखिए संध्या जी, ऐसा है कि भोजपुरी साहित्य में माइक की गड़बड़ी आ रही है मुझे लगता है। हो गई। हाँ, भोजपुरी साहित्य प्रबंध काव्यों की के क्षेत्र में बहुत समृद्ध साहित्य है और बहुत सारे प्रबंध काव्य इसमें लिखे गए हैं। वैसे सारे काव्य जिनको एक खास नियम के तहत लिखा जाता है, उन सारे साहित्य को हम लोग प्रबंध काव्य कहते हैं, ऐसा है। और उसमें सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा काव्य महाकाव्य होता है। तो हम लोग अनिरुद्ध जी से ये समझना चाहेंगे कि भोजपुरी में इस तरह के बड़े काव्य की रचना की क्या परंपरा रही है। हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है महाशय, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ संध्या जी, अपने यहाँ एक काव्य जो है 1964 जी बलिदानी आया। लेकिन वो महाकाव्य के रूप में नहीं है, लेकिन एक तरह से कहा कि वो एक रूप में एक पहली रचना हमारे सामने आई जी। लेकिन 1957 में कुंवर की एक नाम की एक कृति आई, जिसके आप जानती हैं, वो हरिंद्र नारायण जी थे, जो हमारे एक तरह से कहा जाए कि ये है क्या? जी जी जी, बिल्कुल 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 यही है। और इस काव्य को हमको पढ़ा भी है। और वीर नारायण हम लोग भोजपुरी गीत हो गया उनका बटोहिया गीत जो है, जी जी जी, उन्हीं के सुपुत्र जी रहे। जी 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 जी, तो इनका पहला, और एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से कि ये हमारे भोजपुरी साहित्य का महाकाव्य की पहली कृति है, पहला महाकाव्य है। और यही से हमारा भोजपुरी साहित्य के महाकाव्य की यात्रा शुरू होती है। जी जी जी, समझिए ना। और उसके बाद ठीक उसके बाद साहित्य रामायण एक आया, कुमार दुर्गा शंकर सिंहनाथ जी का, 1964 में। हाँ। और फिर कुंवर सिंह एक आया, श्री चंद्रशेखर मिश्र का 1965 में। हाँ, जी जी जी, सही। वो भी कुंवर सिंह पर ही लिखा गया। और फिर साहित्य रामायण जो है 1967 में फिर भाग 2 छपा जी का। और फिर 1981 में सर्वदेव तिवारी राकेश ने एक और कालजयी कुंवर सिंह लिखा। वो हमारी रचना आई 1981। और तब उसके बाद जवाहरलाल सरस्वती का एक बौधायन हम लोग के सामने आया। और 1983 के बाद सेवकायन 1984 में अविनाशन विद्यार्थी का हम लोग के सामने आया। जी, उसके बाद महाभारत का एक भाग किरण, हालांकि सुनने आता है कि वो कई भाग में है। और एक आलोचना हमने करी थी, है उसी से पता वो खंड, लेकिन एक ही खंड वो छपा था। जी जी, उसके बाद एक करके लिखा था अमर सिंह ने 2099 में आया। और 1915 उसी दौरान प्रेमायण 1995। जी जी, हमारे भोजपुरी साहित्य का बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इस बात है कि जब जिस समय कोई भोजपुरी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये बात है कि भोजपुरी साहित्य में इतने महाकाव्य रचे गए हैं। ये कहने की बात है, ये सचमुच समझने की बात है कि जिस साहित्य में इतने महाकाव्य रचे गए हैं, उस साहित्य को आज बिल्कुल फ्रंट लाइन में रहना चाहिए था। और ये एक खास बात और मैं कह दूं कि महाकाव्य रचने की कोशिश में
अनेक प्रबंध काव्य रचे गए हैं जो महाकाव्य के काफी निकट पड़ते हैं। हाँ। तो संध्या जी में डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो उनको हम लोग चर्चा कर रहे थे महाकाव्य के संदर्भ। हाँ संध्या जी, आप तो ये हमारी एक संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ कि महाकाव्य की यात्रा आप मान लीजिए कि भोजपुरी में 1957 से शुरू हुआ, इसमें कोई समय नहीं, और एक क्रमशः इसमें लिखा जा रहा है और 1999 तक का मैंने आंकड़ा आपको दिया है जो क्रमशः। अच्छा, वो आपके बाद किसने लिखा है? त्रिपाठी जी 1999 में एक विश्वामित्र करके आया अमर सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैं जरा सा आपके महाकाव्य को भी दिखाती हूँ। देखिए, ये है आपका प्रेमायण, सही है? जी जी जी। हाँ, और उस समय आप ऐसे लगते थे। धन्यवाद धन्यवाद। काफी बाल आपके उड़ गए। जी, और वही रत्नावली के चक्कर में, रत्नावली के चक्कर में शादी करने के बाद से सारे बाल उड़ गए हैं। और रत्नावली की बात सुन करके तुलसीदास भाग गए, बच गए। हम मैदान में खड़े रहे तो देखिए। चलिए, तो ऐसा है कि जरा सा बाउंड्री में केवल लता वगैरह है, बाकी तो पूरे सारे गांच और पूरी बाटिया उजड़ गई। जी 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 जी। ऐसा है कि भोजपुरी साहित्य में सचमुच में इतनी मजबूती है, इतनी ताकत है, इतना लिखा गया। मेरा एक मुझे जिज्ञासा होती है, मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी जरूर जिज्ञासा हो रही होगी कि काव्य जो शुरुआती जितने काव्य लिखे गए और महाकाव्य लिखने के क्रम में जो प्रयास हुए, जैसे मैं आपको एक और दिखाऊं, ये भी एक महाकाव्य की ओर एक प्रयास ही था, और ऐसे ऐसे अनेक प्रयास किए गए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीर कुंवर सिंह पर बहुत लिखा गया है, तो मैं ये बहुत लिखा गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि वीर कुंवर सिंह की विषय क्यों रखा गया, और क्या कुंवर सिंह इतने बड़े हीरो थे भोजपुरी के लिए? एक्चुअली आप ऐसा लगता है कि भोजपुरी कवियों ने उनमें एक अलौकिकता का दर्शन किया था। कोई भी जो कृति होती है वो एक समाज का, वो समाज का जी देखिए, संदर्भ में हम थोड़ा सा कुछ बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि महाकाव्य की कसौटी से खड़ा होगा और आलोचक उसकी बात कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि 100% 100% महाकाव्य की कसौटी पर खड़ी उतर ही गई। बिल्कुल वही बात मैं लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि जो हमारे सामने युग है, जो हमारे सामने युग का सत्य है, उसको लेकर के जो रचनाएं हमारे सामने आई, उसमें आप देखिएगा सबसे ज्यादा रचना, हाँ जी जी जी, उसमें सबसे ज्यादा रचनाएं कुंवर सिंह को केंद्र मान करके लिखी गई। तो ये निश्चित सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं उस समय का जनमानस जो था वो स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित था, और स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका अदा की थी कुंवर सिंह ने, ये साधारण बात नहीं है। 80 वर्ष का उम्र में आजकल देखिए ना, कोरोना का संकट नौजवान लोग नहीं झेल पा रहे हैं, मर जा रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, उनका जो प्रतिरोधक क्षमता इतना कमजोर है, वो सुन करके आश्चर्य होता है। नौजवानों में बात कर रहा हूँ, और वो आदमी 80 वर्ष की उम्र में तलवार उठाता है, इसमें वो जा करके वो संगठन तैयार करता है नौजवानों का। तो जो नौजवानों का नेतृत्व करे, नौजवानों को ताकत देने का, प्रेरणा देने का काम करे, क्या वो व्यक्ति तो साधारण हो सकता है क्या? मुझे लगता है कभी नहीं। गोली लगी है उस हाथ को, उस हाथ को काट करके गंगा में फेंक दिया था, लेकिन वो युद्ध से पीछे नहीं हटे थे। असाधारण जो शौर्य है, असाधारण जो वीरता है कुंवर सिंह की, और साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम यानी राष्ट्र के प्रति उनके मन में जो प्रेम है, और यही भोजपुरिया का देश के प्रति प्रेम और समर्पण है। मेरे मन में एक बात आ रही है त्रिपाठी जी, आप तो बहुत दूर तक आपने साहित्य और अध्यात्म की यात्रा की है। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, इतने सारे भोजपुरी के चैनल खुले हैं, चल रहे हैं, और हिंदी के चैनलों पर या हिंदी में
जितनी बातें हो रही हैं, जितने सीरियल्स बन रहे हैं, जिन जिन महाकाव्यों पर, वो अवधि के हैं और इस तरह के महाकाव्य हैं जो हिंदी में माने गए हैं कि उनके महाकाव्य हैं, वैसे महाकाव्यों पर और उनके चरित्रों पर सीरियल बन रहे हैं। क्या भोजपुरी चैनल के हमारे भाई बहनों को ये एक प्रेरणा हो सकती है, उनके लिए एक विषय हो सकता है कि वो वीर कुंवर सिंह पर और इस पर आधारित हरेंद्र देव नारायण वाले महाकाव्य पर या प्रेमायण जैसे महाकाव्य पर या फिर वीर कुंवर सिंह वीर बाबू कुंवर सिंह जैसे इस तरह के प्रबंध काव्यों पर एक आध सीरियल बनाए और वो गंभीर सीरियल हो, सचमुच में समाज सम्मत सीरियल हो, देश सम्मत सीरियल हो। आप इस पर एक बात बताएं, क्योंकि आज तो मीडिया का युग है, आज तो हर चीज को मीडिया में आना ही चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा सा ये जी संध्या जी, देखिए हम विवाद में जाना नहीं चाहते हैं जी, लेकिन एक बात बहुत साफ है, वो ये कि भोजपुरी की रोटी खाने वाले अभिनेताओं की कमी नहीं है। सही बात है। और डायरेक्टर की भी कमी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और नेताओं की भी कमी नहीं है। लेकिन इनका जो दोहरा चरित्र है, दोहरी रवैया है, जो सामने होते हैं तो भोजपुरी की चर्चा करते हैं, भोजपुरी में हमारे जनता जनार्दन के सामने जाते हैं, वोट लेने के लिए भोजपुरी में बात करते हैं, ये तमाम बात करते हैं। लेकिन जब भोजपुरी को सम्मान देने की बात आती है तो फिर देखिए वो कैसे पीछे हट जाते हैं, कोई प्रयास वो नहीं करते। भाई आपके इस सत्य पर तो अगर आप देखिए हिंदी के बाद आपने तो अब हमारे कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें हमारी हैं। आप सोचिए, हिंदी से पहले जिस अवधि की आप बात करती हैं, जिस ब्रज की आप बात करती हैं, पूरे विश्व में वो भक्ति गीत के पदों के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे भारत में उसकी जान पहचान थी। सारे कलाकार ब्रज के उस भाषा में, अवधि के भाषा में लिखे गए पदों को गाते थे, हमारे क्लासिकल जो संगीत के मर्मज्ञ हैं जी। ये तो बहुत बाद की बात है। और हिंदी की बात आपने उठाई तो आपने देखा कि उसमें जो आपने चर्चा किया है कि उसमें सूर है, तुलसी कबीर है, तमाम है। तो ये हमारे पास कहीं न कहीं हमारे ही अपने लोगों के भीतर भोजपुरी के तमाम महाकाव्यों को लेकर के और सीरियल बनाने के संदर्भ में अपनी इच्छा शक्ति का भाव है, पहली बात। जरूरत है। दूसरा एक बात, हमारे भाषियों का भी मैं दोष मानूंगा, नहीं एक दोष मानूंगा, इसको भी हम आपको बोलिए देते हैं। बंगाल को आप देख लीजिए, अन्य देशों को देख लीजिए, तमाम ऐसी भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। उन भाषाओं को भी साहित्य अकादमी में रखा गया कि नहीं? ऐसी कई भाषाएं, हम साहित्य अकादमी में भी नहीं जा सके। 8वीं अनुसूची की बात आप छोड़ दीजिए, सीरियल बनाने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन उस प्रांत के लोगों को देखिए, बंगाल के लोगों को देखिए, अपने ही बिहार के एक तरह से कहा जाए ये मिथिला व्रत देखिए, हम लोग तो किसी से देश नहीं है। सारी भाषाएं मातृभाषाएं सम्मानजनक है, आदरणीय है, भाषाओं में कोई संघर्ष नहीं है। भाषाएं तो एक संवाद करती, विवाद करती ही नहीं। लेकिन कहीं न कहीं भोजपुरी जो भाषी हैं उन लोगों ने अपने भाषा के लिए जन आंदोलन किया ही नहीं। नेता तो दोषी है ही, अभिनेता दोषी है ही, हम भी हैं। और हमको असर होता है कि हम अपने ही चीजों को पढ़ने तक को तैयार नहीं, खरीदने तक को तैयार तो छोड़ दीजिए, हम फ्री में देते हैं तब भी लोग उसको पढ़ने को तैयार नहीं है। हमको इसको कहते हुए बहुत कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। आपकी स्पष्टवादिता, और नहीं तो जो ऑब्जेक्टिव, जो सामर्थ्य हमारे भोजपुरी के काव्यों में है जी, आपकी इस स्पष्टवादिता को और सत्यवादिता को मैं सैल्यूट करती हूँ और साथ ही साथ एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। साथ ही साथ एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका यही अक्खड़पन हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, और हमारे दर्शक इसी बात पर पता नहीं, लेकिन हमें तो जमशेदपुर में आप जानती हैं हमारा नाम दुर्वासा ऋषि रख दिया गया था। आपको पता है जमशेदपुर की साहित्य मंडली ने मेरा नाम दुर्वासा रख दिया था। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, दर्शकों को मैं आगे बढ़ते हुए बताती चलूं कि इन महाशय को यहाँ तक खींच कर लाने के लिए मुझे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये मंचों से भागते रहते हैं, ये मीडिया से भागते रहते हैं, और बहुत मशक्कत करके मैं इनको लाई हूँ। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दर्शकों कि ये अभी तक किसी भी मीडिया पर गए नहीं होंगे, पहली बार मैं इन्हें यहाँ लाई हूँ। तो भोजपुरी डायरी
को इसके लिए बहुत साधुवाद। सही बात है, और निसंदेह। हमारे दर्शकों को बहुत साधुवाद। आप इसी तरह देखते आपको रहिए भी बने रहिए। आपको भी, सभी लोगों को जो सबने हाँ, सम्मान अच्छा, किया है। हमारे एक दर्शक की बात आ रही है और ये है हमारे विष्णुदेव त्रिपाठी जी। उन्होंने कहा कि बौधायन की चर्चा होनी चाहिए। जी। बौधायन भी एक महाकाव्य है। मुझे लगता है आपने उनका नाम लिया था। हाँ, मैंने इसकी चर्चा की थी। विमला जी जी जी, सरस्वती ने जो चर्चा हुई। बौधायन लिखा था, इसकी मैंने आपके सामने अभी मैंने जी। चर्चा किया था 1983 में। हाँ 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 हाँ, और विमलानंद सरस्वती के बौधायन पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, वो बहुत प्रचलित जी हुई है। जी वो जी। निसंदेह महाकाव्य, उसमें कोई संदेह हाँ, नहीं। अच्छा, जी। एक और बात है, हम लोगों ने तो चर्चा की कि हम लोग हमने प्रबंध काव्य बहुत सारे और महाकाव्यों की भी बहुत सारी रचना हुई है और महाकाव्य की क्या क्या खासियतें रही हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि आज के युग में जब इतना दौड़ता भागता युग है, और तो क्या हमारे जो आज के युवा हैं अगर लेखन की दुनिया में आए तो महाकाव्य लिखने में उनको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। उनके बारे में कुछ आप संदेश दीजिए उनको कि वो कैसे महाकाव्य लिखें, या महाकाव्य लिखना कितना महत्वपूर्ण है, वो चाहिए साहित्य को, वो जरूरी चीज है। देखिए संध्या जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। हाँ। महाकाव्य तो बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे सामने जो समस्या है, देखिए, कविता, कहानी, ये तमाम चीजें एकांगी है, जैसे खत हैं। लेकिन माने जन्म से लेकर जो केंद्रीय पात्र होता है, उसका एक ऐसा चरित्र होता है कि जो की सारी समस्याओं को वो महाकवि उस अपने काव्य में उसके माध्यम से रखता है, उसका समाधान भी दिखाता है। लेकिन और एक कठिन इसलिए है कि अब तो सोचिए आप कि जिसको लोग कहते हैं कि ये परमात्मा है, और जिस कृष्ण, वो है क्या गहरे में देखा जाए तो वो कवि का मानस पुत्र है। वो उसको कवि ने पैदा किया है। ईश्वर नहीं था तो भी कवि था, ऐसा वाल्मीकि कबीर को कहना पड़ा है। अब जितने संस्कृत के आप पुराण देखती हैं, तो उस काव्य में जिस राम की हम लोगों ने चर्चा किया है, वो केवल दशरथ पुत्र नहीं है, इसको लोग समझते नहीं है। वो दशरथ पुत्र साधना करते हैं, और साधना के माध्यम से तमाम जो मनोविकार संबंधित दुर्बलताएं हैं, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, लोभ इत्यादि, महत्वाकांक्षा इत्यादि, उस सबको वो समाप्त करते हैं और अपने इसी शरीर को एक नया शरीर देते हैं। निज इच्छा लिखते हैं ना, शरीर काम के द्वारा संचालित हो, अहंकार के द्वारा संचालित हो, स्वार्थ के द्वारा संचालित, ईर्ष्या द्वेष के द्वारा संचालित हो, ऐसा शरीर नहीं होने वाला। उस रचयिता हैं, उनसे अपने राम की मानस में तारीफ करवाते हुए कहा, क्या कहा? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकार। तो ऐसा शरीर उस केंद्रीय पाठने वाले उस साधक को, उसको साधक कहना चाहिए। तो नवयुवकों से मैं कहना चाहूंगा, पहले तो अध्ययन करें, साधना करें, आत्म साधना करें, अपने आप को उस चेतना को सुधार। और रह गई आज के युग में महाकाव्य की बात आपने उठाई है। आज का युग तो बहुत चुनौतीपूर्ण है। तुलसीदास के सामने, मैथिली शरण गुप्त के सामने, हरेंद्र देव नारायण के सामने जो समस्याएं, जो चुनौतियां थी, वो आज भी यथावत है। मानवीय दुर्बलताएं हमेशा से हैं, अभी भी हैं। देखिए त्रिपाठी जी, एक बात मैं आपको कहूंगी, इसके बावजूद मनुष्य कहा जाए कि नहीं, जिस देश में नव कैसा लगता। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी, आज की जितनी सुविधाएं हैं हमको मिल गई हैं, संध्या जी सुविधाएं, हेलो आपको, संध्या जी मैं आपको ये बोल रहा था कि अभी जो
की समस्याएं हैं वो हमारी संवेदना मरती जा रही है, जी। माने हमारे जो रिश्ते हैं वो भी कलंकित हो रहे हैं। हम्म। हेलो जी जी बोलिए, सुन रहा हूं मैं, हाँ, मैं ये कह रही बोलिए। थी कि हेलो, आज सुन हम रही हैं लोग आप? तो इस विषय को जी। थोड़ा आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए। तो जी 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 हमारी समस्याएं संवेदना के तल पर देखिए हम कितने पशु हो गए। हत्या, बलात्कार, क्या इसको मनुष्य कहना चाहिए? जिसको हम सम्मानजनक दर्जा देते हैं, भगवत्ता देते हैं, वहां माने एक तरह से मानव तस्करी, अंगों की तस्करी, ऑपरेशन हम करेंगे, हम पथरी का और किडनी निकाल लिया जाएगा, इस स्तर पर हम जा रहे हैं। जिस प्रकृति की आप बात कर लीजिए, एक समय था जी जी कि जी प्रकृति के तमाम जीव का एक हिस्सा समझते थे हम। खाना खाने बैठे निकाल करके रखता था, सही चींटियों की बात। भी उसमें हिस्सेदारी होती थी। जी 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 माताएं, आपको याद होगा, वो आटा खिता उनको खिलाने के लिए छींटती थी, जी उनको जी शक्कर देती थी। तो हम लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों? तो बोलते कि नदी सो रही है। हाँ तो हाँ जिस जिस देश के लोग नदी के सोने और जागने की चिंता करते हो, सबकी प्यास मिटाने वाले सूरज को हम सुबह जल जी जी पिलाते हैं, उसके प्यास की चिंता करते हैं। हाँ हाँ हमारा एक हाँ ऐसा रिश्ता है प्रकृति के साथ, उस प्रकृति का दोहन हाँ यह हाँ मनुष्य कर रहा है। आज वो रिश्ता कलंकित हो गया है और जी उसका जी फल हम भुगत रहे हैं। जिस जीव जंतुओं को हम बचाने की बात करते थे, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवताओं की बात आती है और सारे देवताओं के जो वाहन हैं वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ही है। जी जी हाँ, और हम उन्हीं को खा रहे हैं हाँ और उसके बाद हम कह रहे हैं कोरोना पैदा हो रहा है। नहीं, तो हमारी चुनौतियां बहुत यही बढ़ बात गई मैं हैं। आपसे कह रही अभी जो थी। सामने चुनौती है महाकाव्य लिखने के लिए तमाम समस्याएं हैं, इसको केंद्र मान करके लिखा यही जा बात सकता मैं है। आपसे जी कह रही थी त्रिपाठी बोलिए। जी कि हमारे पास जितनी सुविधाएं हो गई हैं और हम जितने शक्ति संपन्न हो गए हैं, वही हमारी कमजोरी बनती जा रही है। देखिए, आप हमें प्रेमायण का एक छंद जी याद आ जी रहा है, अवश्य, याद अगर जरूर आप आदेश दे सुनाइए। तो मैं सुनाना जरूर चाहूंगा। जरूर 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 हम भी, कोई भी कवि, इस देश का कोई भी कवि हो, कोई भी लेखक हो, कोई बुद्धिजीवी हो, वो कभी यह नहीं कहेगा कि विज्ञान की उन्नति न हो। मानव की जो वैज्ञानिक बुद्धि है वो विकसित न हो, कोई नहीं चाहेगा, जरूर हो। जी जी तो जी जी हमने सही। उसमें लिखा था कि कला और विज्ञान करे इतना उन्नत धरती पर, बाल गुने रख ले हम्म पहना दे जंजीर पांव में कालों के मौतों के। बाकी ध्यान रहे कि जो विज्ञान विजय मद मातल, ब्याह कला से ना कैलस, धानी चूनर पहिरा के, मांग उजड़ जाई धरती के, व्योम विधुर हो जाई, खा जाई ओके अपने निर्माण गर्भ में आके। अधिकल पूर्वक कहा जाएगा, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे सामने है कि जीवन से साहित्य और कला को काट दिया गया, हटा दिया गया है। तो इसका अगर सामंजस्य नहीं होगा विज्ञान के साथ, हृदय का और बुद्धि का, तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय और भयानक होगा। जी बोलिए। संध्या जी की आवाज नहीं आ रही है। ये दर्शकों से हाँ मैं जी अनुरोध बोलिए, आ करूंगी रही। कि ये इतने बड़े हमारे साहित्य मर्मज्ञ और अध्यात्म मर्मज्ञ हमारे बीच बैठे हैं और इतनी खास बात कह रहे हैं कि हम लोगों को संवेदन शून्य नहीं होना है और कोई भी बड़ी रचना करने के लिए सबसे पहले खुद के भीतर संवेदना बनानी होगी, पैदा करनी होगी, बरकरार रखनी होगी। हाँ, मैं जी 4 पंक्तियां आपको एक अपने दर्शकों जी को सुना देती हूँ। वीर कुंवर सिंह पहले महाकाव्य से 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। जी 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 आपकी सुनाइए सुनाइए। पंक्तियों का हमने बड़ा बिल्कुल आनंद बिल्कुल। उठाया और आपको बहुत आभार कि आपने इतनी अच्छी बात कही। तो हम लोग उसका आनंद उठाते हैं। उन्नत बा ललाट जैसे ना झुके अडोल हिमालय, जुग धन्यवाद प्रचंड धन्यवाद। भुजदंड की, जुग प्रचंड भुजदंड की, ऐसे लौ वृक्ष शाखा द्वय, यानी दोनों हाथ उनकर लौह के वृक्ष के समान रहे। केकर? वीर कुंवर सिंह के। जैसे ना झुके अडोल हिम प्रचंड भुजदंड की, ऐसे दोनों हाथ उनकर
लौह के वृक्ष के समान रहे केकर। जी, और एगो खास जी। बात और वहाँ के और हरेंद्र देव जी के, देखिए कितनी खूबसूरत बात कहनी। हाँ बिल्कुल निसंदेह संध्या जी, उनका व्यक्तित्व ही बड़ा विलक्षण था हाँ, जी। एक और खास बात जो उन्होंने कही है उसको देखिए, ऐसन सुघड़ बुढ़ापा बा पर जी, चढ़ल जी। जवानी ऐसन। उसके आभा मंडल के रूप में भी प्रकाशित होता है, वही तो वो है। सुघड़ बुढ़ापा जी। बा, पर चढ़ल जवानी ऐसन। जी हाँ, तो ये एक खास जी। बात, ये सब अपने अपने बिल्कुल, नायक बिल्कुल। में वो धीरोदात्त नायक का बिल्कुल। दर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये यही किसी काव्य को महाकाव्य बनाता है। तो आगे हम लोग कुछ और बातों पर चर्चा करें, इससे आगे बढ़ करके भोजपुरी में और अगर आगे बिल्कुल, महाकाव्य लिखा जाए तो आपकी चेतना क्या कहती है कि हम लोग और क्या विषय ले सकते हैं, क्या उपजीव्य हो जी। सकता है। एक और बात, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल और आपसे कर ही के चलती हूँ। जी। दूसरे सवाल का भी जवाब आप दीजिएगा जरूर। नायक की तो बात बहुत हो गई, कोई महाकाव्य ऐसा भी तो लिखा जाए जिसमें नायिका हो, दूसरे सवाल का भी जवाब आप दीजिए। वो धीरोदात्त जी। नायिका हो। नायक जाए जिसमें नायिका हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे संध्या जी, जब मैं नायक की बात करता हूँ तो इसको आप जेंडर में मत सोचिए आप। हाँ, इसको जेंडर में नहीं सोचना है। नायक का मतलब हो गया वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। बस इसी को आप स्पष्ट वही मैं पहले साफ कर देना चाहूंगा कि अगर मैं नायक की बार बार बात उठाया हूं तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उसका केंद्रीय चरित्र जो है वो, अरे हमारे यहाँ तो अगर आप देखिएगा कि राम की बात कृष्ण ने किया, वो काम दुर्गा ने भी किया है, और जी। दुर्गा का वो महाकाव्य है, जी, वो जो यही बात। देवी महापुराण है, तो जी, वो निश्चित रूप से लिखा जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि नारी के कैरेक्टर को अगर केंद्रीय पात्र बनाया जाए जी, तो वो और अद्भुत होगा, क्योंकि हम महाकाव्य भी लिखते हैं तो महाकाव्य में हम कामता उपदेश की बात करते हैं। जी। वो नारी जन्य, उसकी प्रकृति है काव्य की, उस स्त्रीण प्रवृत्ति है काव्य की, वो उसका पुरुष प्रवृत्ति है ही नहीं। तो बहुत संभावना है, और लोगों ने लिखा भी है, कुछ काम हुए हैं, लेकिन महाकाव्य के रूप में जरूर थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए हमारे आने वाले लोगों को, कि केंद्रीय चरित्र जो है वो नारी का हो, उसके माध्यम से लिखा जाओ। ऐसे केंद्रीय पात्र आपको मिलेंगे, क्योंकि जी, मैं शर्त आपसे हमारी उम्मीद करूं सर, कोई है। आपसे उम्मीद करूं आपके अगले महाकाव्य के रूप में। एक तो पौराणिक चरित्र होना चाहिए। महाकाव्य के रूप में अभी तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जरूर सोचूंगा। सोचिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मन में बहुत सारी बातें हमारे मन में भी है, हाँ, हाँ। तो देखा जाएगा। तो और मैं ये पूछना चाहती थी कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। और मैं ये आपसे जी। एक बहुत ही आपकी निजी प्रश्न पूछ रही हूँ कि आप अध्यात्म की दुनिया में भी आपका बहुत जी आपकी बहुत पहुंच है, और आप अध्यात्म के भी दृष्टि से आपने बहुत काम किया है। मुझे जहां तक पता है आपने क्रिया योग पर 2 पुस्तकें लिखी हैं और क्रिया योग का अभ्यास भी जी। किया है। आप अगर आपके पास वो पुस्तक हो तो आप हमारे जी। दर्शकों को अवश्य दिखाएं, जी। अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप कैमरा के सामने ले आए। दिखाएं। जस्ट क्रिया जोगियां किताब निकाल तो हाँ, हनुमान चालीसा और रामचरित हमारे मानस। दर्शकों को जी, मैं दिखा बताएं कि रहा हूँ। आपने इस रामचरित मानस क्षेत्र में और भी काम किया है, यानी रामचरित मानस, हमारे हनुमान भोजपुरी चालीसा। के साहित्य एक और हरा वाला न निकाल। केवल साहित्य लिखते ये हैं, देखिए, बल्कि एक तो अध्यात्म और ज्ञान की बातें भी करते हैं, हाँ, लोगों वही के वाला। मानसिक स्वास्थ्य की भी बातें करते वो हैं, मोटा वाला लोगों के क्रिया जो रामचरित मानस। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी बातें करते हैं। सर, अगर आप दिखा सकें तो दिखाइए, और मुझे ये बताइए। देखिए, ये देखिए, जी जी ये देखिए रामचरित मानस में क्रिया जोग एक किताब मैं आपको जी दिखा रहा जी हूँ। जी 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 ये दिखाई दे रही है ना? हाँ, मेरे दर्शक आप और कृपया एक शेयर रामचरित कीजिए। मानस और क्रिया जोग पर एक कहा। ये बहुत जी। अनूठी चीज आपको देखने को मिल रही है। आप हमारे सभी जी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और दिखाइए कि और एक भोजपुरी और के साहित्यकारों ने है, इतना महान काम किया है। जो काव्य के रूप में एक क्रिया जोग गीतावली। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आपका बहुत साधुवाद, आपने इतना जी। खास काम किया है। आप प्रज्ञा भारती के और एक संस्थापक और काम सचिव भी आपको रहे। आश्चर्य होगा कि हनुमान चालीसा को हमने, जी, मुझे पता है, मैं चाहती थी कि आप हाँ, बताएं। उसके माध्यम से हम रामचरित मानस का एक जन आंदोलन छेड़ा था। जी 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 जी। जी जी जी।
फिर पूछिए और क्या पूछना और चाहती मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अध्यात्म पर चूंकि काम किया है, तो दो बातें हैं, मैं दो तरह से, दो दृष्टि से ये बातें पूछ रही हूँ। पहली बात तो ये है कि आज के युग में इस अध्यात्म की जरूरत हमारे लोगों को है, आज के युग के जनों को है, कितनी है? और दूसरी बात, क्या एक साहित्य साधक को और गंभीर साहित्य लिखने वाले को इस तरफ भी ध्यान अपना रखना चाहिए और इस तरह के अध्ययन भी अपने करने चाहिए, ये कितना जरूरी है? जी, तो संध्या जी इसमें कुछ बातें हम करना चाहेंगे, थोड़ा सा आप समय देंगी। एक बात तो आप बहुत स्पष्ट देख लीजिए, सुन लीजिए, इतिहास की तरफ झांक के देख लीजिए। जितने कवि हमारे हुए वो पहले ऋषि हैं, पहले संत हैं, उसके बाद वो कवि हैं, तो वो तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जीवन की जितने संघर्ष और समस्याएं हैं वो मैं और मेरे का ही समस्या है। जी जी ये बहुत, और हर स्तर पर। अब देखिए, ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि अगर देश का मैं खड़ा हो जाए तो फिर वो मैं के लेवल पर दूसरे देश से संघर्ष करता है, ये राष्ट्रवाद के रूप में। और वही एक मैच होने लगे प्रांतीय लेवल पर, जब वही मैं फिर प्रांत के स्तर पर खड़ा हो जाता है। परिवार में आप चले आए तो आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि पति पत्नी जो संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उनके बीच में कभी झगड़ा होता नहीं। क्यों? कभी ध्यान दिया है आपने? संयुक्त परिवार में पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पत्नी का जो मैं है वो उसका अपना मेरा, उसका अपना मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा पति है। और तू की फौज सामने खड़ी है, जे जेठानी ननद देवरानी, तो तू मैंने होता है। लेकिन जो ही वो पति पत्नी दोनों शहर में आ जाते हैं तो वो जो मैं और मेरा है वो तू तेरा में हो जाता। पत्नी जो उसकी कल मेरी थी और पति मेरा, तो उसकी तुम हो जाती है। तो ये क्या है? जिसको आप मनोविज्ञान कहते हैं, हम भी मनोविज्ञान के छात्र हैं, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। और सामान्य मनोविज्ञान का मैं छात्र रहा, विद्यार्थी रहा, ग्रेजुएशन तक मैं अध्ययन किया, और तब हमको ऐसा लगता था और अब ऐसा लग रहा है कि मन के बारे में जानना और मन को जानना दोनों दो बातें हैं। तो मन को केवल हमारे ऋषियों ने जाना, हमारे कवियों ने जाना है, तो ये एक समस्या है। और इसीलिए आप देखिएगा कि अध्यात्म क्या है, और वही आकर के साहित्य में आप देखिएगा रहस्यवाद। तो अध्यात्म का ही बिल्कुल एक दूसरा रहस्यवाद, इसका मैं थोड़ा उदाहरण आपको देना चाहेंगे, बात समझ में आ जाएगी। कबीर का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, हमारे सारे श्रोता उसको जानते हैं, इसलिए उसको मैं याद दिलाना चाहूंगा। कबीर का एक दोहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ और जल जल ही समाना, यह तब किथो ज्ञानी। ये क्या है? जो जल उस घड़े के अंदर है वही जल बाहर विराट समुद्र के रूप में दिखाई दे रहा है। गंगा उसकी प्रतीक है, नदियां उस विराट की चेतना की प्रतीक है। लेकिन ये जो घड़े की दीवार है यही मैं है। अगर वो मैं की दीवार टूट जाए तो विराट जो मैं है, परमात्मा का, भगवत्ता का, ये जल उसमें मिल करके उससे तद्रूप हो जाता है। की बात आपने कही। तो ये जो मैं है यही मैं, हाँ, ये छोटे छोटे संकीर्ण दायरे में हमको कैद करके रखा है। नहीं तो जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, नहीं कुछ है ही नहीं, वो शून्य है। और सारे नाम, सारी उपाधियां तो वो हमारे समाज द्वारा दी गई है, मैं है, तो वो उससे मुक्त हो जाए। जी, मानवता की बात है जी। तो इसीलिए आपके लिए डिमांड आ रहा है, पब्लिक डिमांड आ रहा है कि अशेष जी भी कुछ गा कर सुनाए या अपनी रचना सुनाए। मैं आपको बताती चलूं, उनसे मैं आपको सुनवाऊंगी। मेरे प्यारे दर्शकों, आप शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिए, ये मेरा डिमांड है। आपके डिमांड को मैं मानती हूँ और मेरे डिमांड को आप मानिए। आप इसको शेयर कर दीजिए, बहुत फायदे होंगे। आपके सारे दोस्त सभी जानेंगे भोजपुरी की ताकत। और ये देखिए, इसके पहले कि मैं इनको कुछ गाने के लिए कहूँ, मैं इनकी दूसरी पुस्तक का दर्शन आपको करा रही हूँ। ये है आपकी पुस्तक, पहचानते हैं? गाने के लिए कहूँ मैं इनकी, है ना? जी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये गांधारी का ये है, देख लीजिए, इनकी ये पुस्तक है। और ये इन्होंने महाभारत के पात्रों के ऊपर इन्होंने यह काव्य लिखा है। और उससे जो उन्होंने बात समझी है उससे लिखा है ये महाकाव्य एक्चुअली पूर्णतः नहीं कहा जा सकता, प्रबंध काव्य है, इन्होंने लिखा है। नहीं, ये प्रबंध काव्य, ये विशुद्ध प्रबंध काव्य है। एक्चुअली प्रबंध काव्य में कोई केंद्रीय क्षेत्र नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं होता है। जी,
तमाम पात्रों का पोस्टमार्टम होता है, उसमें बिल्कुल, चिंतन प्रधान होता है, बिल्कुल। पात्र प्रधान नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा दिनकर जी ने लिखा हाँ, धर्म हाँ, क्षेत्र। एक जी, और बात जी। मैं आगे थोड़ा बढ़ाती चलूं, तो संध्या जी मैं समय को देखते हुए मैं छोटा थोड़ी सी सा बात गीत आगे में बढ़ाती चलूं, आपको जी, अपने जी बिल्कुल अध्यात्म बिल्कुल के लिए और आपको अपने ज्ञान के लिए, जी आपको रचना के लिए एक बागेश्वरी कहानी पुरस्कार भी मिला था। आप कहानी लिखे थे, सही है? और इसके बाद आपको राम नगीना हाँ राय हाँ पुरस्कार भी तब मैं प्राप्त छात्र हुआ था। था विद्यार्थी था मैं आपको प्रज्ञा भारती के आप संस्थापक भी थे। प्रेमायण प्रेमायण पर मिला पर जी आपको मिला था पुरस्कार। और इस प्रकार आप विश्व जी भोजपुरी सम्मेलन के झारखंड जी की जी प्रांतीय इकाई के आप अध्यक्ष भी हैं, और पर आप छुपे हुए हैं, छुपे जी रुस्तम हैं, ये बात है। ऐसी ऐसी कुछ बात तो नहीं है संध्या जी, लोग जहाँ डाल देते हैं स्वीकार कर लेते हाँ, अच्छा, हैं। एक और बात मैं आपसे और ये ये विद्यानिवास मिश्र, आपको सुना होगा कि हिंदी संस्था से विद्यानिवास मिश्र ने भी, उन्होंने भी लोक कवि का सम्मान प्रेमायण पर ही दिया था। हाँ, 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 आप अध्यात्म की चर्चा करते हैं और लोक कवि जाते हैं, सम्मान जो मिला अध्यात्म था के वो भी प्रवचन प्रेमायण देते पर ही हैं, था जी। रामायण पर प्रवचन देते हैं, राम कथा पर आप हाँ प्रवचन देते पूछिए हैं। पूछिए। आपको डर नहीं लगता है? आजकल आशाराम बापू जैसे लोग भी आ रहे हैं इस क्षेत्र में। संध्या जी ऐसे तो मुझको जो कोई एक बार बुलाता है दोबारा बुलाता भी नहीं है। क्योंकि जब बातें वो भीतर से वो फ्लो होती हैं तो कभी कभी तो आयोजक भी माने कहा जाए कि उसके वो प्रहार से रोहित वर्ग जो है वो भी हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है, क्योंकि सत्य तो बड़ा बस विचित्र होता है ना। तो उस पर जब यही चर्चा मैं होती है सुनना खुल करके, चाहती और थी अध्यात्म तो कि सच आप पूछा बहुत जाए तो अब अक्खड़ वो हैं और कहना थोड़ा सत्य इस मन से ठीक नहीं लगता है। अक्खड़ नहीं है, मैंने कहा जाए कवि का स्वभाव ही अक्खड़ है, ऊपर से भोजपुरियों को आप जानते हैं विद्रोही चेतना है भोजपुरियों की, भोजपुरी भाषा भी विद्रोही चेतना की है। जी, जी, तो इसलिए आप देखिएगा सबसे ज्यादा जनभाषा के रूप में भी देखिएगा तो कहने में अच्छा नहीं लगता है कि अपने यहाँ गाली भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। हाँ, तो ये उसके अक्खड़पन और विरोधी चेतना का प्रतीक है। लेकिन वही आप माताओं की आप बात देख लीजिए, उसने एक नई परंपरा डाली गाली देने की, नहीं गाली गाने की। समय बच गया है तो ये गाली गाई जाती है हमारे यहाँ। सही बात है। तो मैं जी ये बोलना बोलिए। चाहती हूँ कि आप अपनी रचना की कुछ पंक्तियां सुनाइए, हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं उनको थाम के बैठी हुई हूँ। दर्शकों, फिर मैं कहती हूँ आप शेयर कर दीजिए इनकी रचनाओं को, सब लोग सुने और उसका आनंद उठाएं। अच्छा ऐसा है कि संध्या जी समय को देखते हुए और अभी आध्यात्म की चर्चा होगी, छोटा सा गीत मैं आपको सुना देता हूँ। ऐसे तो हमको इस जी छोटा सा गीत सुना रहे हैं, और ऐसा है कि सुनाइए। मेरा सुना दें राय है कि कुछ महाकाव्य के कुछ अंश सुनाइए, अभी है समय, और साथ ही तो साथ ठीक मैं आपको जी कोई खास अंश सुनाइए। एक तो ऐसा करता हूँ, मैं सामयिक बातें सुना रहा हूँ कि मैं ये मानता हूं कि वो राम राज्य की चर्चा होती है, वो राम राज 14 साल की उस यात्रा जो वनवास में थे राम, उस राम राज को तैयार करने का पूरा श्रेय भरत को है। जी जरूर, स्वागत। और राम आते हैं वो मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति, ये तमाम क्या उनकी पॉलिसी थी, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, ये तमाम बातें हैं। तो उससे संबंधित मजदूरों की, किसानों की दो चार छंद आपको हम सुना रहे हैं, और जैसा मजदूरों के संदर्भ से देते हैं। विधवा ना होखे किसान के हसुआ खुरपी भू पर, विधवा ना होखे किसान के हसुआ खुरपी भू पर, हल हिचके होके अनाथ ना गिर हाथन से उनके, मर्द जवान उदाहरण के धारण में लगे न मूर्छा, शासन टूटे बैलन के घर के घंटी के उनके, जो किसान के आशा के तंगी के भूख सतोलस, दी उतार मोती के बिछुआ फसलन के हर बाली, अचम के 100 सूरज नू जग के जोर दे पाई,
जो अनहार जाके किसान के अंगना दिहलस गाली। तो ये और है कुछ माँ का अंश भी सुना आपके दीजिए सामने, धर्म क्षेत्र और जैसा आपके आदेश हो आगे बोलिए। कुछ अंश इसका और कुछ भी समय आपके पास क्या और और कुछ अंश सुना दीजिए धर्म क्षेत्र 2-4 पंक्तियां धर्म क्षेत्र कुछ इसका भी। अच्छा जी ठीक है, इसको भी आपके सुनाता 2-4 हूँ। पंक्तियां, ज्यादा नहीं। 2-4 पंक्तियां, ज्यादा नहीं। मेरे एक दर्शक का बार बार ये डिमांड आ रहा है। मनुष्य जो है इतने तनाव और टेंशन में क्यों है, वो अध्यात्म की बातें छिड़ गई तो मैं आपको सुना देता हूँ जी 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 कि अपने स्वभाव कस्तूरी नर के बेचैन बनावे, पर हाँ। ढूंढे पद धन तीर में मन मृग कैसे थिर पावे। दूसरा है कि बा प्यास अनस्वर के पर नस्वर से ऊंट सटोले, बा चाह ज्योति के पर तम खुद के पूरा या नित्य हो पाई, गंधारी जल से चेतन के काई प्यास बुझाई। तो मनुष्य जो अतृप्त है, तमाम महत्वाकांक्षाएं वासनाएं इच्छाएं, गहरे में समझा जी वो परम चैतन्य की ही प्यास है, लेकिन वो खोज रहा है उस अनस्वर को नस्वर में। ये उसकी समस्या है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हम खोज रहे हैं विराट को, लेकिन उस विराट को हम तुच्छ में उसकी तलाश कर रहे हैं। क्या ये समझदारी अगर आ जाए तो फिर बात खत्म हो गई, फिर सारे संघर्ष और सारे तनाव और लोभ इत्यादि महत्वाकांक्षा सब समाप्त हो जाएगी। हमको समझ में नहीं आता है कि हम एक्चुअली खोज क्या रहे हैं। तो हम सुख की तरह जो हमारे भीतर वो है उधर पीठ। क्या बात कही आपने, बहुत खास बात। बहुत खूब 100% की बात, 550% सत्य और अगर आप कहें तो एक गीत सुना सकते हैं, आप एक गीत सुना देते हैं छोटा सा। मैं थोड़ा दर्शकों को कहता हूँ कि दर्शकों के लिए फिर से शेयर कर दीजिए। देखिए कितना हम बढ़िया प्रोग्राम, शब्द अच्छे व्यक्ति से में मिलवा रही हूँ। सर आप शुरू कीजिए। फिर से शेयर कर दीजिए सर, आप शुरू कीजिए। हम शब्द में निशब्द के अगेय गीत गाए, हम शब्द में निशब्द के अगेय गीत गाए, ऐसन अरूप मितवा के रूप गुनगुनाई, ऐसन अरूप मितवा के रूप गुनगुनाई, ओकर तब बड़ा अनबुझी बा चाल चलन माया, अखन में लगे सहोदर खन में लगे पराया, खन में लगे सहोदर खन में लगे पराया, खन में लगे सहोदर खन में बड़ा दयालु, अखन में लगे कसाई, ऐसन ये रूप मितवा के रूप गुनगुनाई, नित संग संग बाऊ तब्बो निसंग बाऊ, कौनो न रंग तब्बो कौनो न रंग तब्बो, बहुरंग रंग बाऊ कौनो न रंग तब्बो, बहुरंग रंग बाऊ बड़ुए करे जवे में, बड़ुए करे जवे में, पर ना परे लखाई सुनाई, हरदम रहे लुकाई बाकिर लुका न पावे, और बेनाम के नगरिया में नाम ले बुलावे, तजरते चिता सुनते हर बेर उठ के धाई, ऐसन ये रूप मितवा के रूप गुन गुनाई। अंतिम पद जी, अंतिम पद देखिए,
भीतर हिया के दर्पण में चिर चिन्हार लागे, भीतर हिया के दर्पण में चिर चिन्हार लागे, बाहर न जाने काहे लागे, बाहर न जाने काहे वो अनचिन्हार लागे, खन में लगे कबहू ऐसन रूप मितवा के रूप गुनगुनाई, हम शब्द में निशब्द के कट गया निशब्द के। बहुत खूब जाते जाते तरुआ बहुत अच्छा चीज सुनाई नहीं। दर्शक लोग आप लोग शेयर कीजिएगा और आपकी इस खास पेशकश को बहुत हम लोग पसंद कर रहे हैं। अशेष जी, एक बात मैं आपसे जाते जाते कहना चाहती हूँ कि भोजपुरी डायरी के इस पन्ने पर आपका हस्ताक्षर हमेशा याद रखा जाएगा। आपको हम लोग फिर याद करेंगे, आपको कितना साधुवाद दें कि वो कम पड़ जाएगा। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आभार। भोजपुरी महाकाव्य पर इतनी विशद चर्चा आपने की और अध्यात्म बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बस जाते जाते आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सारे श्रोताओं की हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत आभार। और इस तरह से हम लोग फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दर्शकों, हम लोग फिर मिलेंगे, हम लोग फिर एक नए सितारे से आपसे बात करवाऊंगी भोजपुरी डायरी में, और नए सितारे से नए विषय पर आपसे बात करवाऊंगी। इसी तरह आप हर रविवार सुबह 8:30 बजे आते रहिएगा, चाय की चुस्कियों के साथ हमसे मिलते रहिएगा और नए सितारे से आपको नए विषय पर नई जानकारियां पाते रहिएगा। संध्या के साथ संध्या आपको हंसाती भी रहेगी और ढेर सारी बातें करवाती भी रहेगी। बहुत आभार। आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार ठीक इसी समय, इसी दिन, इसी समय संध्या की ओर से आभार, पूरी भोजपुरी डायरी की ओर से आभार। डायरी की ओर से आभार।